चलो करें शुरू। तो जाते जाते मैंने तुम्हें एक कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम बताई थी सुबह। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहती थी? हाँ बिल्कुल, नितेश एकदम सही बताया था, मैंने सुबह क्लास में कहा भी था कि नितेश ने एकदम सही बताया था। नितेश के सोर्स जबरदस्त है। तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में मैंने तुम्हें क्या कहा था? कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के अंदर हम सीक्वेंस कंसीडर करते हैं किसकी? सेट्स की, इंटरवल्स की। हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं इंटरवल्स की। राधे राधे आदर्श। कंसीडर एक सीक्वेंस करते हैं आई एन किसकी? इंटरवल्स की। ए एन कोमा बी एन। ये हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस कंसीडर करते हैं किसकी? नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ, नेस्टेड इंटरवल की। सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड, ठीक है, या नेस्टेड सीक्वेंस लिख लो, नेस्टेड सीक्वेंस भी है। नेस्टेड सीक्वेंस, नेस्टेड सीक्वेंस में हमने क्या कहा था कि या तो बाद वाले सारे सुपरसेट होते जाए या बाद वाले सारे सबसेट होते जाए। हाँ मैं भेज दूंगा नितेश, अब मैं कल कोशिश करूंगा। कल पता करते हैं। हिमांशु कह रहा है एग्जाम का मंथ भी बता देना टाइम से। ममता गुड इवनिंग, सही बात है। ये नेस्टेड सीक्वेंस, और नेस्टेड सीक्वेंस कैसी है? सच दैट दो बातें ये फॉलो कर रहा था। क्या कह रहा था? कि पहली तो ये कि आई वन जो सबसे पहला इंटरवल बनाओगे, उसके बाद वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? उसके सबसेट होने चाहिए। यानी कि पहले वाला सबसे बड़ा और बाद वाले उससे छोटे हो, है ना? और किसी को नहीं आ रही है रितु। और दूसरी वाली बात वो क्या कह रहा था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो लेंथ ऑफ आई एन, जो आई एन की लेंथ होगी, एनथ इंटरवल की लेंथ होगी, वो जीरो होनी चाहिए। यानी कि इंटरवल इतना छोटा होता चला जाए कि सिर्फ एक पॉइंट ही बच जाए। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है कि देन अगर इन सारे के सारे इंटरवल्स का मैं इंटरसेक्शन ले लूं, अगर इन सारे के सारे इंटरवल्स का मैं क्या ले लूं? इंटरसेक्शन ले लूं, तो वो एक सिंगलटन सेट आना चाहिए। वो एक क्या आना चाहिए? सिंगलटन सेट आना चाहिए। ये नेस्टेड इंटरवल थ्योरम कहती है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कहती है। इसके क्वेश्चन में चार इंटरवल की सीक्वेंस बना के तुमसे ये पूछ सकता है कि ये नेस्टेड इंटरवल है कि नहीं है ना? इनमें से किसमें नेस्टेड इंटरवल थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? मई के लास्ट में होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, कंफर्म है। ठीक है देश, मई के बाद फिर जुलाई में जाएगा सीधा, है जून के फर्स्ट वीक में। मई के बाद तो जून आता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैंने कह दिया विच कैन बी, एक एग्जांपल करते हैं, विच कैन बी द नेस्टेड इंटरवल, which can be the nested interval for Cantor intersection। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के लिए कौन कौन सा नेस्टेड इंटरवल हो सकता है? पहला आई एन मैंने कह दिया, -3 -1/n से 3 + 1। ठीक है, दूसरा 2 + n², 2 - n², 2 + n²। तीसरा 5 - 1/n, 5 + 1/n², 5 + 1/n²। चौथा -2 + 1/n³। बताओ। ठीक है हिमांशु, ये बात ठीक है, बताओ। देखो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, मनीष कह रहा है कि फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ हो सकता है। एमएसक्यू ही है भाई, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, नेट का है, 4.75 का ही मान लो। 4.75 का ही मान लो, एमएसक्यू है, मल्टी सिलेक्ट है। देखो, अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आई एन क्या होगा तुम्हारा? अगर इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो ये कितना हुआ? -3 से 3। क्या इस इंटरवल की लेंथ जीरो आई?
क्या इस इंटरवल की लेंथ 0 आई? उसने कहा था कि इंटरवल की लेंथ 0 हो जानी चाहिए। इस इंटरवल की लेंथ तो 6 आ रही है। इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? इस इंटरवल की लेंथ तो 6 है। इस इंटरवल की लेंथ 6 है। 1 कहां से है? 0 कहां से, सॉरी। तो ये तो नहीं हो सकता, रिजेक्टेड। दूसरे वाले के अंदर अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा आई एन, तो वो कितना होगा? 2 माइनस इन्फिनिटी और 2 प्लस इन्फिनिटी, ये होगा। यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का इंटरवल बन रहा है। इसकी तो लेंथ इनफाइनाइट हो गई, ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आई एन लगाओगे तो क्या आएगा? 5 से 5 का क्लोज इंटरवल। 5 से 5 का क्लोज इंटरवल में तो एक ही पॉइंट हुआ, सिर्फ 5। 5 से 5 में सिर्फ एक ही पॉइंट हुआ, 5। तो इसकी लेंथ 0 है। इसकी लेंथ क्या है? 0 है। तो ये हो सकता है हमारा एक, ठीक है। और सिमिलरली जब यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये क्या बनेगा? -2 से 2 का, -2 से -2 का क्लोज इंटरवल बनेगा। इसके अंदर भी सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? हो जाएगा, ठीक है। और इन सब में जब हम इंटरवल्स इंटरसेक्शन लेंगे, इसके अंदर जब हम सारे के सारे टर्म्स, सारे के सारे इंटरवल्स का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये सिंगलटन 5 बनेगा। और यहाँ पे सारे के सारे का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या बनेगा? सिंगलटन -2 ये बनेगा। तो ये हमारी नेस्टेड इंटरसेक्शन थ्योरम या कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कह रही थी। अब तो क्लियर हो गया होगा सभी को। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। हमने सुबह लिमिट पढ़ी थी, अब लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। ये क्या होता है ये देखते हैं। अगर मैथमेटिकली बाद में डिस्कस करके पहले हम लैंग्वेज में बात को डिस्कस करें, तो वो क्या कहता है कि ऐसा पॉइंट, ए पॉइंट इज ए क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट, ए पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, ए पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस if its neighborhood contains infinite terms of a sequence कहता है एक लिमिट, एक पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे सीक्वेंस का अगर उसके नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए। अगर सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी तो हम कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। अब इसको मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं तो कहता है ए पॉइंट ए इज लिमिट पॉइंट, ए पॉइंट ए इज लिमिट पॉइंट of a sequence if for given epsilon greater than 0, if for every भी लगाओ, if it's every neighborhood ना, उसका हर एक नेबरहुड की बात करेंगे, सही बात है ना? ठीक बात है, एवरी सही बात है। कहता है कि इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का नेबरहुड a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सीधी सी बात कर रहा है कि उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछूं फॉर एग्जांपल an इज इक्वल टू या फिर -1 रेज टू द पावर n, इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स बताओ क्या होंगे? इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स देखो, क्या मिलेंगे? कोई लिमिट पॉइंट सोचो, इस सीक्वेंस के क्या मुझे कोई लिमिट पॉइंट्स मिलेंगे? सोचो। कंटेंस के बाद इनफाइनाइट लिखिए। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होने लग गया, पता है, मेरे से वर्ड्स छूटने लग गए। तो जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? -1 1 -1 1 -1 1, ये ऐसे चलती जाएगी। अब इसके अंदर दो ही पॉइंट है। अगर मैं -1 का नेबरहुड बनाऊंगा कोई भी, तो -1 के नेबरहुड में क्या तुम्हारी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं? क्या -1 के नेबरहुड में तुम्हारी सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स आ रही है? -1 के नेबरहुड में -1 तो आ रहा है, और वो -1 कितनी बार आ रहा है सीक्वेंस के अंदर? इनफाइनाइट टाइम्स ही है। तो -1 के नेबरहुड में पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं सारी ऑड टर्म्स आ रही हैं -1 के नेबरहुड में, तो -1 हमारा एक लिमिट पॉइंट होगा। सिमिलरली क्या मैं 1 को लिमिट पॉइंट कह सकता हूं? अगर मैं 1 का नेबरहुड देखूं तो उसमें 1 तो है, और 1 जो है वो सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म ही है, इनफाइनाइट टाइम्स ही सीक्वेंस के अंदर वो आ रहा है ना? सीक्वेंस के अंदर वो कितनी बार आ रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स ही आ रहा है ना? तो -1 और 1 दोनों ही इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना हो जाएगा? इसके लिमिट पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो इसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे 1 एंड -1, -1 एंड 1, सेट की बात नहीं कर रहा। इस सीक्वेंस की लिमिट नहीं मिलती है, एक यहां से हम ये डिफरेंस भी देखेंगे, लिमिट नहीं मिलती है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 1/n, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताओ क्या होगा?
इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताओ क्या होगा, लिमिट पॉइंट, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बताओ क्या होगा। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सा है ना कि जीरो के नेबरहुड में बहुत सारी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, और किसी के नेबरहुड में तो नहीं आएंगी ना, और किसी के तो नेबरहुड में नहीं आएंगी टर्म्स। पहले तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 1/2 आएगा, यहाँ पे 0 है, फिर 1/3 आएगा, तो यहाँ जाके तो टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। पर यहाँ पे इसके नेबरहुड में तो इनफाइनाइट टर्म्स नहीं दिख रही, इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट नहीं दिख रही है, तो इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ कौन होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिमिट भी 0 ही होगी सीक्वेंस की। इस सीक्वेंस की जो लिमिट है जहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, तो वो भी 0 ही है। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो लिमिट पॉइंट और लिमिट सेम आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं पर लिमिट है ही नहीं इसकी, ठीक है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि एवरी लिमिट पॉइंट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। हर लिमिट पॉइंट लिमिट होता है सीक्वेंस का, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। बताओ कौन सी बात हमेशा सही होगी, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ट्रू और फॉल्स बताना है। आदित्य क्या पूछा, मेरे को सवाल नहीं समझ आया सर। डी ट्रिपल एस में कितना क्वेश्चन फैक्ट से, मतलब ये फैक्ट का क्या मतलब है, समझा नहीं मैं। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया पर मैं समझा नहीं। पहला फॉल्स बता रहे हैं, दूसरा ट्रू बता रही है रितु, शिवानी, दीपिका, भावना। दूसरा ट्रू बता रहे हैं। देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है, डेफिनेटली ये बात सही है, ये बात गलत है ना। इस चीज को सही प्रूव करना तो बहुत आसान है, इस चीज को सही प्रूव करना तो बहुत आसान है, क्योंकि लिमिट जो होता है, हमारी जो सीक्वेंस की लिमिट आती है उसके अराउंड भी बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट सीक्वेंस के आते हैं। जो हमारी सीक्वेंस की लिमिट होती है उसके नेबरहुड में भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं सीक्वेंस के, तो वो ऑटोमेटिकली लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। कंसेप्ट से ही मोस्टली मेजोरिटी क्वेश्चन आएंगे। आदित्य मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे बैच में यही तो समझा रहा हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे, करने का काम बहुत कम आएगा, मैं तो यही चिल्ला रहा हूँ शुरू से। एवरी लिमिट पॉइंट इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो ये चीज दो तरीकों से रिजेक्ट की जा सकती है। पहली बात तो लिमिट हमेशा यूनिक होती है, मैंने तुम्हें बताया था लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो अगर हर एक लिमिट पॉइंट लिमिट हो गया तो लिमिट तो बहुत सारी हो गई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। सारे के सारे लिमिट पॉइंट लिमिट कहां हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लिमिट तो एक ही होगी। दूसरा कंसेप्ट ये, देखो लिमिट के केस में, लिमिट के केस में क्या होता है, लिमिट के केस में ये होता है कि फाइनाइट टर्म तो आउटसाइड होती है, फाइनाइट आउटसाइड द नेबरहुड, फाइनाइट आउटसाइड द नेबरहुड एंड इनफाइनाइट इनसाइड द नेबरहुड। फाइनाइट आउटसाइड द नेबरहुड और इनफाइनाइट इनसाइड द नेबरहुड। जैसे यहां पे देखो, जीरो के नेबरहुड के अंदर तो इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगी और जीरो के नेबरहुड से बाहर फाइनाइट मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें तो लिमिट पॉइंट में क्या होता है, लिमिट पॉइंट में इनफाइनाइट ही अंदर होती है, इनफाइनाइट आउटसाइड होती है एंड इनफाइनाइट ही इनसाइड होती है। इनफाइनाइट ही क्या होती है, इनसाइड द इंटरवल होती है, इनफाइनाइट ही इनसाइड द इंटरवल होती है। जैसे यहां पे थी, 1 के अंदर भी इनफाइनाइट हमारी है पर 1 से बाहर भी तो इनफाइनाइट ही है ना। तो ये भी एक डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में, तो लिमिट पॉइंट लिमिट नहीं हो सकते हैं। समझ आई बात। तो ये लिमिट पॉइंट और लिमिट के बीच का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है वो देख लेते हैं जल्दी से, है ना। हम्म फिर आती है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कहती है क्या, होलजेनो विट्रास थ्योरम, होलजेनो विट्रास थ्योरम। इसकी पी आई वी ई आई ई आर एस, पी ई आई ई आर एस ई आर ए डबल, होलजानो विस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा,
बाउंडेड सीक्वेंस है तो जरूर से जरूर एक लिमिट पॉइंट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास लिमिट पॉइंट ना हो, है ना। ये बोल देना स्ट्रास थ्योरम कहती है, बस इतनी है और क्या है, ठीक है। फिर आती है हमारी कॉशी सीक्वेंस, तो रह ही रहा है अभी। कॉशी सीक्वेंस देखो क्या होती है। कॉशी ने ना क्या किया, जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थी ना उसको क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ ये थ्योरम काफी पूछता है, सही बात है, बाई नेम थ्योरम है ना तो आ जाती है। कॉशी सीक्वेंस जो है, कॉशी ने क्या किया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का ही एक दूसरा नाम दे दिया। क्या, देखो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या कह रहे थे, हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस में ये कह रहे थे कि भाई एक ऐसी रेंज आ जाएगी, मान लो ये लिमिट है एल, हमारी जो सीक्वेंस है ये लिमिट है, और हम क्या कह रहे थे कि एक ऐसी लिमिट आ जाएगी, मान लो ये वो एम वाली लिमिट आ गई, इसके बाद अगर तुम कोई भी टर्म लोगे उसका डिफरेंस जब भी निकालोगे, इसके बाद कोई भी टर्म का डिफरेंस यहां से निकालोगे तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यही कह रहा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यही कह रही थी ना कि यहां जाके सारी की सारी टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर जब उसका एल से डिस्टेंस निकालोगे तो वो जो एल से डिस्टेंस आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा। यही बात हुई। अब कौशी ने इसी बात को थोड़ा सा चेंज करके कह दिया, वो क्या बोला, ऐसा ना बोल के अगर मैं ये बोल दूं कि यहां से सीक्वेंस की कोई भी दो टर्म उठा लो तुम, मान लो एक तुमने ए एन वन उठा दी और एक सीक्वेंस मान लो ए एन, एक टर्म ए एन टू उठा दी, कहता है अगर यहां से तुमने दो टर्म उठा ली इसी के गैप के अंदर से, उनका अगर डिफरेंस देखोगे तो उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा। भाई एम के बाद अगर तुम कोई दो टर्म्स उठा के देखोगे उनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो भी एप्सिलॉन से छोटा ही आएगा, क्योंकि ये पूरा ही डिस्टेंस एप्सिलॉन है, इसके अंदर से दो टर्म उठाओगे तो एप्सिलॉन से छोटा होगा ही, होगा कि नहीं होगा। तो उसने यही चीज दूसरे वर्ड्स में कह दी, क्या कहता है, ए सीक्वेंस इज कॉशी, कहता है ए सीक्वेंस इज कॉशी इफ फॉर ए गिवन, if for a given epsilon greater than 0 there exists a m belonging to natural numbers such that तो ए एम माइनस ए एन का मोड आएगा या फिर ए एन वन माइनस ए एन टू का डिस्टेंस आएगा, मॉडुलस वैल्यू आएगी, तो लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल एन वन एन टू जो एम से बड़े होंगे। तो क्या इस थ्योरम की डेफिनेशन समझ में आई, सॉरी इसका, इसकी डेफिनेशन समझे या नहीं समझे, हाँ या ना। समझ गए। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स देख लेते हैं। क्या कहता है, a real sequence converges if and only if it is Cauchy। कहता है एक रियल सीक्वेंस अगर है ना, एक रियल सीक्वेंस अगर है तो अगर वो कोशी है तो वो कन्वर्ज करेगी, और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कोशी होगी, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही कन्वर्जेंस में से निकाली है, हमने ये जो डेफिनेशन निकाली है कन्वर्जेंस में से ही तो निकाली है। नमस्कार प्रदीप, है ना। तो कहता है एक रियल सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो कोशी होगी और कोशी है तो कन्वर्जेंट होगी। पहली बात, थ्योरम क्यों लिख दिया, रिजल्ट, पहला रिजल्ट तो ये। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, कहता है कि एक कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हो, क्या कन्वर्स ट्रू होगा बताओ, नहीं होगा तो एग्जांपल के साथ ही लिखना। क्या एक कन्वर्जेंट, क्या एक बाउंडेड सीक्वेंस कोशी होगी। वेरी गुड प्रदीप, वेलकम अगेन, बच्चे दोबारा बैच ले रहे हैं। कन्वर्स ट्रू होगा, बिल्कुल हो जाएगा प्रदीप, मेहनत करो। नॉट ट्रू, नितेश कह रहा नहीं होगा। रियल सीक्वेंस यानी कि जो रियल नंबर की होगी ना, जिसकी कोडोमेन रियल होगी, संजीव, रियल सीक्वेंस जिसकी कोडोमेन रियल होगी। एग्जाम्पल दो, नितेश कह रहा है नॉट ट्रू होगा तो एग्जाम्पल दो, कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे हो। देखो ये सीधी बात तो समझ आ रही होगी ना, अगर कोशी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी, और हमने सुबह देखा था कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है ना, कोशी है तो कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, ठीक है। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स जो है ना जरूरी नहीं है ट्रू होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बाउंडेड कहाँ हुई, हाँ ठीक है ठीक है, सही बात है, अभी यही देने वाला था, माइनस वन रेज टू द पावर एन, काफी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है ये एक एग्जाम्पल। माइनस वन की पावर एन क्या बनेगी, माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन, यही बनेगी, है ना। ये बाउंडेड है,
ये बाउंडेड है, पर क्या ये कॉची होगी बताओ? कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, कॉची कैसे हो सकती है ना? बाउंडेड बट नॉट कॉची, पर ये कॉची नहीं है। ठीक। हम्म। चलो, अब थोड़ा सा काम हम इसका देख लेते हैं, सब सीक्वेंस का देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या कहता है देखो, इसके बाद आती है तुम्हारी सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होती है ये देखो, कहता है कि मान लो, यानी कि सीक्वेंस के अंदर से एक छोटी, एक और सीक्वेंस निकाल लो, जो हमारे को सीक्वेंस दी थी उसके अंदर से एक छोटी सीक्वेंस और निकाल लो, उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी सब सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कहता है कि लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस एंड n1 less than n2 less than n3 be a strictly increasing sequence से nk, मैं समझाऊंगा क्या कहना चाह रहा है, then ank is a subsequence of ank भी a subsequence of an। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मैंने एक सीक्वेंस ले ली n, एक सीक्वेंस मैंने n ले ली, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब ना इसके अंदर से इंक्रीजिंग ऑर्डर की एक सीक्वेंस बना लो, जो मन करे तुम्हारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर की टर्म्स की जो टर्म्स का नंबर है ना, वो वाली सीक्वेंस बना लो। जैसे कि तुमने क्या बना लिया, a2 a4 a6 a8, ये वाली बना ली। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना इन सारे, और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस बन रही है, 2 4 6 8 ऐसे बन रही है। तो हमने पहले नंबर की सीक्वेंस बना ली, यानी कि जोन से नंबर पे टर्म होगी उसकी सीक्वेंस बना ली, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 2 4 6 8 ये बना ली हमने। क्या सीक्वेंस बनाई हमने, A2N सीक्वेंस बनाई। सीक्वेंस के अंदर एक और रूल लगा रहे हैं हम, टर्म्स को उठाने का, टर्म्स को उठाने का एक रूल और बना रहे हैं कि टर्म्स को कैसे उठाना है, 2n रूल के अकॉर्डिंग उठाना है, इवन वाली टर्म्स उठानी है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगी क्या, 2 4 6 8, ये एक सब सीक्वेंस हो जाएगी, है ना? ये क्या हो गई, एक सब सीक्वेंस हो गई। सिमिलरली मान लो तुमने अब की बार क्या उठा लिया, A2n माइनस 1 उठा लिया। A2n माइनस 1 का मतलब क्या है, तुमने A1 उठा लिया, फिर A3 उठा लिया, फिर A5, फिर A7, ये सब उठा लिया तुमने, है ना? तो ये कितना होगा तुम्हारा, 1 3 5 7, ये तो ये भी क्या बन गई, सब सीक्वेंस बन गई। इसको हम क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, समझे? ये हमारी सब सीक्वेंस हो गई। कुछ एक थ्योरम्स है इससे रिलेटेड, वो थ्योरम्स देख लो, मतलब कुछ एक रिजल्ट्स हो गए हमारे लिए, वो रिजल्ट्स देख लो क्या कहते हैं। पहला रिजल्ट क्या कहता है, इफ an कन्वर्जेस टू l, अगर एक सीक्वेंस an है जो l पे कन्वर्ज कर रही है, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ an, then every subsequence of an also converges to l, also converges to l। ठीक है, अगर हमारी एक सीक्वेंस l को कन्वर्ज कर रहे हैं तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस उठा लो, वो भी l को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, दूसरी, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा, बताओ? अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये बताओ? अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये जरूरी है, बताओ? हाँ, अगर सारी की सारी सब सीक्वेंसेस एल पे कन्वर्ज करेंगी, सारी की सारी सब सीक्वेंस एल पे कन्वर्ज करेगी, तो फिर हमारी सीक्वेंस भी एल पे ही कन्वर्ज करेगी। ये बात सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा है, एवरी, एवरी सब सीक्वेंस अगर एल पे कन्वर्ज कर गई तो फिर कन्वर्ज करेगी। पर अगर सिंपल ये कह रहा है कि सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ध्यान से पढ़ो सवाल को, अगर वो कह रहा है कि सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सिर्फ इतना लिखा है, एवरी वर्ड नहीं लगाया, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? अब यहाँ पे एवरी की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कोई भी एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कोई भी एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो क्या मेरी सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी? वो कोई जरूरी नहीं है, वो एकदम गलत बात हो गई। तुम ले सकते हो -1 की पावर n का ही एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि ये क्या होगी तुम्हारी -1 1 -1 1 -1 1, तो इसके अंदर से तुमने सब सीक्वेंस इवन वाली उठा ली, मान लो A2n सब सीक्वेंस उठा ली, A2n सब सीक्वेंस क्या बन रही है, 1 1 1 1। अब A2n तो कन्वर्ज कर रही है ना 1 पे, A2n तो हमारी कन्वर्ज कर रही है 1 पे, पर सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है, नहीं कर रही है। तो अगर एवरी वर्ड यहां लगा देता तो फिर बात सही हो जाती है। ठीक है, ये बात समझ आ गई?
ठीक है थैंक यू। नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है, इफ ए सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, अगर एक सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे, देन एवरी सबसीक्वेंस, तो हर एक सबसीक्वेंस, देन एवरी सबसीक्वेंस आल्सो डाइवर्जेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, ए रियल नंबर एल is a limit point of a sequence, is a limit point of a sequence, a real number L is a limit point of a sequence an if and only if there exists a subsequence converging to L। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। कहता है कि एक L जो है ना वो लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, रियल नंबर L इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ, अगर एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाए जो L को कन्वर्ज कर रही है, और अगर एक ऐसी सब सीक्वेंस मिल गई जो L को कन्वर्ज कर रही है तो वो पक्का लिमिट पॉइंट होगा। यहाँ पे कन्वर्जेंस का कोई लेना देना नहीं है। देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू L। ठीक है सर 10 बजे क्लास डेली होगी क्योंकि आज भर्ती, क्योंकि 3 दिन से मैंने क्लासेस नहीं ली है ना। कोई नहीं आदर्श, वैसे तो मैं रोज ही रखूंगा है ना, मंडे से नेक्स्ट वीक रखेंगे बस, फिर नेक्स्ट वीक में तुम्हारा जितना होगा मैं उतना समेट दूंगा, ठीक है, फिर तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तो पक्का मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सारा का सारा सिस्टम सीक्वेंस का, बस सीक्वेंस अब पूरी हो गई तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस का काम खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे सीरीज को, इनफाइनाइट सीरीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट सीरीज को शुरू करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज क्या हुई, वही मैंने तुम्हें बताया था। जब हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस की टर्म्स को जोड़ देते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, एक सीक्वेंस की टर्म्स को जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, या फिर एन आई लिख लो, आई फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी ए आई, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या हो गई, एन से कर रखा है बुक वाले ने, तो हम भी एन से ही कर, एन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी ए एन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। हिमांशु बहुत आ गए भाई, एक और न्यू स्टूडेंट, वेलकम हिमांशु, धन्यवाद दीपिका, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, इनफाइनाइट सीरीज हो गई, ठीक है। अब इनफाइनाइट सीरीज की भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखी जाती है, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, और कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का मतलब क्या है सीरीज का। सीक्वेंस का मतलब तो ये था ना कि वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाए, हमारी सीक्वेंस की जो टर्म्स थी वो एक जगह जाके इकट्ठी हो जाए। कोई मुझे बता सकता है कि सीरीज का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने का क्या मतलब है। अगर मैं एक बोल रहा हूँ कि एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ। अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये बताओ। बोलो। बोलो कन्वर्ट भाई, तुम सीरीज में क्या करते हो, सम ही तो निकालते हो। हाँ बिल्कुल आदर्श, जिसका सम निकल गया वो फाइनाइट, जिसका सम नहीं निकला वो इनफाइनाइट। जिसका सम निकाल पाए वो फाइनाइट, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सॉरी, फाइनाइट इनफाइनाइट बोल रहे, जिसका सम निकाल पाए वो कन्वर्जेंट, जिसका सम नहीं निकाल पाए वो डाइवर्जेंट, है ना। तो कन्वर्जेंस से मतलब क्या है कि सम फाइनाइट आना चाहिए। जिसका सम फाइनाइट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं कि वो मेरी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज है। और जिसका सम इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है, मैं जीपी के अंदर ये चीज डिस्कस कर तो रहा था, जिसका सम ही इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है तो वो फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस सेंस में बात कर रहे हैं। अब सबसे शुरू में ये चीज कैसे पता लगी, हाँ, सबसे शुरू में ये चीज हमें कैसे पता लगी, कोई टेस्ट नहीं आए थे। इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है, वो कहता है, देखो सबसे पहले वो कहता है कि S1 क्या होगा। S1 का मतलब सीरीज की एक टर्म का सम, तो A1 होगा। फिर कहता है S2 क्या होगा, सीरीज की दो टर्म्स का सम, A1 प्लस A2। S3 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। ऐसे करते करते हमारा Sn क्या होगा, A1 प्लस A2 AN होगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो Sn बन गई एक तरीके की एक सीक्वेंस बन गई, ये कुछ ना कुछ निकलेगा ये सम n की फॉर्म में,
ये जो सम निकलेगा ये कुछ ना कुछ n की फॉर्म में निकलेगा, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो इसको इन सबको जोड़ेंगे तो n में एक सम आएगा, और वो जो सम बनेगा वो एक रूल बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हम नई सीक्वेंस बना सकते हैं। इस चीज को फिर हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस बन गई एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। हमने पूरी की पूरी जो इनफाइनाइट सीरीज थी ना उसके अंदर से एक पार्शियल सम निकाल लिया, आधा सम निकाल लिया, छोटा सा सम निकाल लिया, क्योंकि सम तो इनफाइनाइट टर्म्स का था, हमने n टर्म्स का सम निकाल लिया, क्या हो गई, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हो गई। तो इसके बाद वो क्या कहता है, मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। कहता है कि ए सीरीज कन्वर्जेस, a series converges if and only if its sequence of partial sum converges, if and only if its sequence of partial, जरा और देता है मेरा फोन रोज कुछ ना कुछ, ये जो सीरी है इसके अंदर ये कुछ ना कुछ वॉइस रीड कर लेते और एकदम से बोलता है ना, मेरा एकदम से वो हो जाता है, कम निकल जाता है कि कौन बोल गया। ए सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस। तुम्हें सुनता है मेरा फोन जब बोलता है बीच में, है ना। तो एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कह दिया कि एक सीरीज है समेशन फ्रॉम n 1 से इंफिनिटी n स्क्वायर, ये है, कहाँ लिख दिया मैंने, एन इनफाइनाइट सीरीज। यहाँ पे सीरीज का मतलब वही अंडरस्टूड होता है वैसे तो संजीव, एन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। आज मैं उसके पास था ना इसलिए सुना। समेशन n फ्रॉम 1 से इंफिनिटी n स्क्वायर, ये क्या होगा देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चल रहा है, प्लस n स्क्वायर, ये इनफाइनाइट सम हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सीरीज कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना के देखेंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, पहली n टर्म्स का सम कर लिया, ये तुम्हें पता है क्या होगा, एस एन क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, यही होगा एस एन, यही होगा ना एस एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब ये सीक्वेंस बन गई एस एन, मान लो ये ए एन की तरह एक सीक्वेंस बन गई, इस पर लिमिट लगा के देखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटी आएगी, यानी कि एस एन क्या कर रहा है, एस एन डाइवर्ज कर रहा है, एस एन डाइवर्जेस, दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ एन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी एन स्क्वायर डाइवर्जेस, तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। दिख तो रहा है इसका सम इनफाइनाइटी तो आएगा, इसका सम क्या आएगा, इनफाइनाइटी आएगा, है ना। क्लियर हुआ ये बात। तो ये इस तरीके से हम डाइवर्जेंस चेक करें। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया समेशन फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर 5 रेज टू द पावर n, मान लो ये ले लिया, ठीक है। ये सीरीज चेक करनी है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो ये क्या बनेगी देखो, 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ऐसे करते करते प्लस 1 ओवर 5 की पावर n, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो जो हमारा एस एन आएगा वो कितना आएगा, 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 5 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 5 रेज टू द पावर n। अब ये क्या है, एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी है, तो यहाँ से हम एस एन बना सकते हैं, क्या बनेगा, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपोन में 1 माइनस आर, तो कितना हो जाएगा देखो, 1 ओवर 5 इंटू में 1 माइनस 1 ओवर 5 की पावर n अपोन में 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो गया, 1 ओवर 4 1 माइनस 1 ओवर 5 रेज टू द पावर n। अब देखो ये कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, एस एन तुम्हारी कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है, देखो। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/4 इंटू में 1 माइनस, ये हो जाएगा। अब एन इन्फिनिटी जाएगा तो 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो 1/4 इंटू में 1 माइनस जीरो, तो 1/4 आ जाएगा, यानी कि कन्वर्ज कर गई ना, यानी कि क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई, है ना। तो हमारी जो सीरीज कन्वर्ज कर गई, जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई, तो हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर 5 की पावर n ऑल्सो कन्वर्जेस, और इसका सम भी निकल गया, यही इसका सम होगा, और एंड इट सम इज, इसका सम कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट जीपी बन रही थी, इनफाइनाइट जीपी का तो सम करना आता ही है ना अपने को, a अपॉन 1 माइनस आर से करते, a अपॉन 1 माइनस आर से तो भी यही आता, 1/4 ही आता। मतलब ये आसान चीजों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहना क्या चाह रहा है कंसेप्ट। ये तो दोनों चीजें हम सीधी भी देख सकते थे कि ये सम इन्फिनिटी आएगा, इस इनफाइनाइट जीपी का सम मुझे करना आता ही है, तो ये चीजें तो दिख ही रही है साफ साफ, बट इजी एग्जांपल से वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये प्रोसेस लंबा चौड़ा है, ये प्रोसेस क्या है, लंबा चौड़ा है, तो हमें एक छोटा तरीका चाहिए जिससे हम देख पाएं कि हमारी सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। तो हमने क्या करे, हमने बहुत सारे टेस्ट बनाए, ठीक है, हमने अलग अलग तरीके के टेस्ट बनाए, और हमने कहा कि भाई टेस्ट बनाओ और उन टेस्ट को लगा के देखो जल्दी जल्दी से कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। तो हमने बहुत सारे टेस्ट डिस्कस करने हैं अब, टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमने बहुत सारे टेस्ट बनाए, है ना। पहला टेस्ट, पहले टेस्ट को हम क्या कहते हैं, nth टर्म टेस्ट। ये जो टेस्ट है ना,
ये रिजेक्ट करने के लिए है, ठीक है। nth टर्म टेस्ट ये किसके लिए है? टू प्रूफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस को प्रूव करने के लिए है ये, टू प्रूफ डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस को प्रूव करने के लिए, इससे कन्वर्जेंस प्रूव नहीं होती है। क्या कहता है ये टेस्ट? कहता है कि इफ समेशन ऑफ ए एन कन्वर्जेस, अगर ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एन कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। कहता है अगर हमारा ए एन कन्वर्ज करेगा, हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी ना, तो वो फिर 0 को ही कन्वर्ज कर, अगर हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उसकी nth टर्म पे अगर तुम लिमिट लगाओगे ना तो 0 आनी चाहिए, है ना। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, पर मैं यहां से ये कह सकता हूं ना इसका नेगेशन, कि भाई इफ लिमिट, अगर लिमिट ए एन के ऊपर 0 नहीं आ रही है, अगर nth टर्म की जो लिमिट है वो 0 नहीं आ रही है, तो यहां से मैं ये तो कह सकता हूं ना, दिस इंप्लाइज सीरीज जो है वो फिर डाइवर्जेंट है। इसके लिए ये यूज होगा, इसके लिए क्या होगा? ये यूज होगा। समझ आ रही है बात? क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। पहले इसको देख लेते हैं ये टेस्ट लगेगा कैसे। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई लिमिट, ये बताओ क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है? 1+1/3 की पावर n। मान लो मैंने ये पूछ लिया तुमसे, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है? मैंने ये पूछ लिया, तो तुम क्या करके देखो, सबसे पहले इसकी nth टर्म पे लिमिट लगा के देखो। इसकी nth टर्म पे लिमिट लगाई, इसकी nth टर्म पे जब तुमने लिमिट लगाई 1+1/3 की पावर n पे, तो ये कितनी आ गई? 1+0 यानी कि 1 आ गई, नॉन जीरो आ गई। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या कर गई? ये डाइवर्ज कर गई। इस तरह लगेगा ये टेस्ट। और अगर 0 आ गई तो ये ऐलान मत कर देना कि कन्वर्जेंट है, वही समझा रहा हूं। कन्वर्स क्या कहता है? देखो कन्वर्स कहता है कि अगर लिमिट 0 आ गई, लिमिट 0 आ गई तो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज होगी। समझ रहे हो बात को? इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? समेशन आई फ्रॉम समेशन समेशन 1/n, इतना समझो बस, इनफाइनाइट है। ये जो सीरीज है ना ये डाइवर्जेंट है, अभी हम आगे देखेंगे, इसको प्रूव नहीं कराऊंगा, लंबा चौड़ा काम है। ये सीरीज डाइवर्जेंट है तुम्हारी, ये सीरीज डाइवर्जेंट है, पर इसकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। 1/n सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होती है, पर 1/n सीरीज डाइवर्जेंट होती है। पर यहां पे अगर हम लिमिट लगा के देखेंगे तो 0 आ रही है। तो लिमिट 0 आने का मतलब ये मत बोल देना कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, नॉन 0 आने का मतलब डाइवर्जेंट बोल सकते हो। इसीलिए कह रहा हूं कि ये डाइवर्जेंस को प्रूव करने के लिए यूज होती है, कन्वर्जेंस की गारंटी नहीं ले सकते हम। समझ में आई ये बात कि नहीं आई? बोलो। लगता है बैटरी खराब हो गई। जल्दी जल्दी डाउन होने लग गई। समझे इस बात को कि नहीं समझे? हाँ या ना बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे के टेस्ट बताऊंगा तुम्हें। आ गई समझ? फिर आता है तुम्हारा दूसरे नंबर पे, क्या? ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट यानी कि अगर तुम्हें एक जीपी दी हुई है, तुम्हें क्या दी हुई है? एक जीपी दी हुई है, तो क्या होगा? इफ इफ ए इनफाइनाइट जीपी, इफ एन इनफाइनाइट जीपी ए प्लस ए आर, ऐसे ही लिखो, कंसिडर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज टू द पावर एन, ये है। कंसिडर दिस इनफाइनाइट जीपी। तो कहता है कि देन, पहली बात कहता है कि कन्वर्ज करेगी, देन द सीरीज कन्वर्जेस इफ, अगर तुम्हारा जो कॉमन रेशियो है उसका मॉडुलस 1 से छोटा है, अगर उसका मॉडुलस क्या है? 1 से छोटा है, तो वो कन्वर्ज करेगी। दूसरी बात, डाइवर्ज करेगी अगर उसका कॉमन रेशियो 1 या 1 से बड़ा है। तीसरी बात, ऑसिलेट करेगी अगर उसका कॉमन रेशियो -1 आ जाए, ठीक है। ऑसिलेट करेगी अगर उसका कॉमन रेशियो -1 आ जाए, और ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली इफ आर इज लेस देन -1 आ जाए, -1 से भी छोटा आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारी इनफाइनाइटली ऑसिलेट करेगी, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट हो गया। का एग्जांपल देने की तो जरूरत नहीं है ना? इसका एग्जांपल देने की तो जरूरत नहीं है ना? अगला थर्ड, थर्ड आता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट देखो क्या कहता है।
कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कहता है कि इफ summation of an and summation of bn are two infinite series, दो इनफाइनाइट सीरीज है, देन लास्ट क्वेश्चन में तो एनएच टर्म में इनफाइनाइट लिमिट 1/4 फिर क्यों कन्वर्जेंट थी, सेम ही तो थी सर। लास्ट क्वेश्चन में तो एनएच टर्म में इनफाइनाइट लिमिट 1/4 थी। मैं समझा नहीं आदर्श क्या करे, लास्ट क्वेश्चन कौन सा लास्ट क्वेश्चन, ये लिमिट नहीं थी, हाँ तो ये लिमिट 1/4 थी। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंकित पूछ रहा है कि फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में फर्स्ट और थर्ड तो डिफरेंस ही डिफरेंस है। पहले वाले में तो कॉमन रेशियो का मॉडुलस 1 से छोटा होगा, और यहाँ पे तो कॉमन रेशियो में -1 ही बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, तो अलग अलग ही हो गई है ना। सर कांट यू से कन्वर्जेस इफ r इज इक्वल टू 0। अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर तो कन्वर्ज ही है संजीव, फिर तो बस एक ही टर्म बच जाएगी a, फिर तो कन्वर्जेंट ही है, फिर तो कन्वर्ज कहेंगे ना। वो केस इसके अंदर आ तो गया, वो केस इसके अंदर आ गया, उसमें फिर जो r है वो 0, जो r अगर 0 है तो उसका मॉडुलस फिर 1 से छोटा ही तो होगा, है ना। और बोलो, लास्ट क्वेश्चन में एनएच टर्म नहीं थी आदर्श, यहाँ पे पार्शियल सम था, वो अलग चीज है, उसको इससे कंफ्यूज मत करो। एनएच टर्म ये है, एनएच टर्म पे तो 0 ही आ रहा है, एनएच टर्म इसकी क्या है, ये सीरीज ये लिखी हुई है, इसके एनएच टर्म ये है, ये तो 0 ही पे ही जा रही है ना, वो तो 0 पे ही जा रही है, 1/4 पे कहाँ जा रही है। और कोई समस्या। इफ समेशन ऑफ an एंड bn आर टू इनफाइनाइट सीरीज, देन क्या कहता है, एंड एक चीज और, एंड an इज लेस देन इक्वल टू bn फॉर ऑल n। an जो है ना वो छोटी टर्म्स की सीक्वेंस है, bn जो है वो बड़ी टर्म्स की सीक्वेंस है, तो वो कहता है कि देन पहला an कन्वर्जेस इफ bn कन्वर्जेस, an कन्वर्ज करेगी अगर bn भी कन्वर्ज करेगी, और दूसरे में कहता है कि bn डाइवर्जेस इफ an डाइवर्जेस, ठीक है। इस चीज को कैसे समझोगे, जैसे कि मानो एक छोटे बॉक्स के अंदर एक छोटे बॉक्स के अंदर एक और छोटा बॉक्स है, एक बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा बॉक्स है, ये है, जो बड़े वाला बॉक्स है वो bn है, छोटे वाला बॉक्स an है, ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बड़े वाला बॉक्स फिक्स है तो अंदर वाला बॉक्स फिक्स होगा या वो बड़ा होता जा सकता है। अगर बड़े वाला बॉक्स बड़ा नहीं हो रहा है, बड़े वाला बॉक्स फिक्स है, इसका साइज बड़ा नहीं हो रहा है, तो क्या अंदर वाला जो बॉक्स है वो अपने साइज को बहुत बड़ा इनफाइनाइटली बड़ा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अंदर वाला बॉक्स भी इससे लिमिट में आ गया, तो अगर बड़े वाला बॉक्स बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट ही होगा, है ना। पर अगर छोटे वाला कन्वर्जेंट है, छोटे वाला बॉक्स फिक्स्ड है, बड़े वाला तो बड़ा हो सकता है, उसको कोई समस्या नहीं है, तो छोटे वाले की कन्वर्जेंस बड़े वाले की कन्वर्जेंस पे कोई असर नहीं डाल रही है, बड़े वाले की कन्वर्जेंस छोटे वाले की कन्वर्जेंस को इंश्योर कर रही है। अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा, छोटे वाला कन्वर्जेंट है तो बड़े वाला कितना भी बड़ा जा सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है। पर अगर ऐसे देखें, अगर छोटे वाला ही डाइवर्ज कर जाए, छोटे वाला ही फैलने लग जाए, तो फिर बड़े वाले को तो बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली छोटे वाले को तो छोटा रहना है, बड़े वाले को बड़ा रहना है, तो अगर छोटे वाला ही बड़ा होने लग गया तो फिर बड़े वाले को तो बड़ा होना ही पड़ेगा, समझे इस बात को। और अगर बड़े वाला डाइवर्ज कर जाए, बड़े वाला फैल जाए, बड़े वाले का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो फिर छोटे वाला छोटा भी रह सकता है, फिक्स भी रह सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो बड़े वाले की कन्वर्जेंस और छोटे वाले की डाइवर्जेंस दूसरी बात को बताती है, ये बात ध्यान रह जाएगी। सर r is greater than -1 and less than 1, then it is convergent, is this correct? नहीं भाई नहीं, r is greater than -1, कंफ्यूज कर रहे हो इस बात को तुम, r is greater than -1 and less than 1, हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है समझ गया। अगर r is less than, इस बात का मतलब यही तो हुआ यार, अगर r का जो मॉडुलस है वो 1 से छोटा है तो इस चीज को यही तो लिखेंगे, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये तो बात वही हुई ना संजीव। ये कंपैरिजन टेस्ट समझ में आ गया, इसके मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, इसके क्वेश्चन हम अभी करेंगे, ठीक है, पर क्योंकि अभी हमने सारे टेस्ट नहीं पढ़े ना, तो कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे तो फिर दूसरा टेस्ट मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, के बाद आता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखो क्या कहता है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि इफ, बुक में पता नहीं मिल ही नहीं रहा है मुझे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि इफ समेशन ऑफ an एंड समेशन ऑफ bn आर टू इनफाइनाइट सीरीज, सीक्वेंस सीरीज के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ an and bn आर टू इनफाइनाइट सीरीज such that limit
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू एल, और एल क्या होना चाहिए तुम्हारा, एल इज नॉन जीरो, एल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, नॉन जीरो होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, एल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, देन both an and bn, both an and bn converges or diverges together, both converges or diverges, big converges implies small convergence, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कह रहा है, लाइन ऊपर चलेगी, देन बोथ an and bn converges or diverges together, ठीक है। अभी भी फिर ऊपर ही गई, कोई नहीं पड़ी रहने दो। क्या कह रहा है देखो, गंदी लग रही है यार, अब अभी भी थोड़ी सी तो ऊपर ही है, पढ़ी रहने दो, तो इग्नोर ही करनी पड़ेगी। हाँ तो क्या कह रहा है देखो, ये काम कब आएगा तुम्हें, हमें ये एक सीरीज देगा an, हमें ये एक an सीरीज देगा, ठीक है, और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पूछेगा। अब इसके लिए तुम्हें एक दूसरी सीरीज खुद से पता होनी चाहिए जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस तुम्हें पता है, एक ऐसी सीरीज तुम्हें खुद से पता होनी चाहिए कि भाई वो कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब वो तुम उसको ऐसे एडजस्ट करोगे कि जब तुम ये लिमिट निकालोगे ना, लिमिट ए एन अपॉन बी एन, ये लिमिट जब तुम निकालोगे तो ये नॉन जीरो और फाइनाइट रहनी चाहिए, ना तो ये जीरो आए और ना ये इनफाइनाइट बने, बीच की कुछ रहे। अगर ऐसा तुम कर पाए तो बी एन की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का तो तुम्हें पता ही था कि भैया तो बी एन कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो फिर ए एन भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ही होगी, ठीक है। ये हमारा लिमिट कंपेरिजन टेस्ट कहता है। पांचवा, पांचवा आ गया हमारा पी टेस्ट, ये सारा का सारा काम आसान कर देता है, इसके आते ही सारे रास्ते खुल जाते हैं। पी टेस्ट क्या कहता है, पी टेस्ट कहता है कि समेशन 1 ओवर n रेज टू द पावर p कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर p 1 या 1 से बड़ा है, एंड डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन, खत्म कहानी, ठीक है। क्या कहता है कि ये इस तरीके की जो सीरीज दिखेगी तुम्हें, अगर उसके अंदर सॉरी 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 p इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू यहाँ आएगा, तो कहता है कि अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे कि समेशन ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर, समेशन ऑफ 1 ओवर n की पावर 3/2, समेशन ऑफ 1 ओवर n की पावर 4, ये सारी की सारी कन्वर्ज कर रही है, ये सारी की सारी क्या है, कन्वर्जेंट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर p की वैल्यू 1 से बड़ी है ना। कहीं पे तुमसे 1 ओवर रूट एन पूछ ले, 1 ओवर n पूछ ले, 1 ओवर n की पावर 1/4 पूछ ले, ये सारी की सारी डाइवर्ज करेंगे, ये सारी की सारी क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगे, ये सब डाइवर्जेंट। क्लियर हो गई बात, ये पी टेस्ट है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, साइन n अपॉन में n स्क्वायर, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, बताओ, चेक करो। वेरी गुड सिमरन, हिमांशु गलत बता रहा है।
ये नहीं बता सकते देवकांत, ये नहीं बता सकते कि कहाँ करेगी। देखो हमें an क्या दिया हुआ है, हमें an दिया हुआ है साइन n ओवर n स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। अब तुम्हें पता है कि साइन n जो होगा, साइन n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है ना। यानी कि मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1 बाई n का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली चीज तो 1 या 1 से छोटी है। अब ये वाली सीक्वेंस तो छोटी वाली बन गई और ये वाली बड़ी वाली बन गई। अब बड़ी वाली की कन्वर्जेंस तुम्हें पता है ना, ये कन्वर्ज कर रही है, ये तुम्हारी क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसके अंदर p की वैल्यू क्या है, 2 है। कन्वर्जेंट है क्योंकि इसके अंदर p की वैल्यू क्या है, 2 है। ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इसके अंदर p की वैल्यू क्या है, 2 है। तो बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो फिर छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होगी, है ना। अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट है तो फिर छोटी वाली भी कन्वर्जेंट होगी, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट है। और ये कहीं नहीं बोला गया है कि ये कन्वर्ज कर रही है जीरो को, ये बात ध्यान रखना। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि 1 ओवर n स्क्वायर कन्वर्ज करेगी जीरो को, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है देवकांत। ये जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है, इसका सम जीरो कैसे होगा, खुद सोचो। सीरीज जीरो को कन्वर्ज करने का मतलब ये है कि उसका सम जीरो होगा, जीरो को कैसे कन्वर्ज करेगी। ये कन्वर्ज नहीं कर रही है जीरो को, ये किसको कन्वर्ज कर रही है ये नहीं पता मुझे, ये चीज किस चीज को कन्वर्ज कर रही है इसका कोई आइडिया नहीं है। यूं पता है कि ये सिर्फ कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। वो nth टर्म टेस्ट लग रहा है इसके अंदर, बस ये नहीं पता ये कहां कन्वर्ज करेगी। सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक किया जा रहा है यहाँ पे, समझ आ रही बात। तो ये सिर्फ कन्वर्ज कर रही है, इतना बता सकते हैं, समझ आई बात। तो इस तरीके से लगेगा। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, है ना। अब हम मिलेंगे कल, परसों 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 सुबह 10 बजे मिलेंगे और शाम को मिलेंगे 7:30 बजे। तो सुबह वाली क्लास में ये सीक्वेंस सीरीज खत्म हो जाएगा। सीरीज में थोड़ा सा काम बचा है, बिल्कुल 2-4 टेस्ट और बताने, फिर सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर हम उसके बाद देखते हैं कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ 1-2 टॉपिक 11th-12th के उठा लूँ, जैसे कॉनिक सेक्शन करा देता हूँ एक बार मैं तुम्हें, है ना। और अगर कहोगे तो मैं एक बार जो और भी थोड़ा थोड़ा सा बच रहा है, जैसे मीट्रिक स्पेस बच रहा है, मीट्रिक स्पेस बताना है ना। एक वो सारी की सारी थ्योरम्स करना है, वो सारी चीजें। अब हो गया भाई टाइम, और कितना पढ़ाऊँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मनीष कह रहा है और पढ़ाओ। हाँ बिल्कुल, मैं मंडे को तुम्हें ये रिजर्वेशन एलिजिबिलिटी कास्ट वाला ये सारा का सारा कैटेगरी वाला सिस्टम समझा दूंगा, ठीक है। हिमांशु मैं पूछ पाछ के आऊंगा, मेरा एक फ्रेंड है उससे पूछ के आएंगे, वो D++ भी में ही है, ठीक है। चलो तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे।